हेलो एवरीवन। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्या, ग्रुप 15 एलिमेंट या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, और वहाँ उसमें हम पढ़ चुके थे क्या, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका अकरेंस वो कहाँ कहाँ मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसके आगे, डेट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। और यही आपको क्या अच्छे तरीके से समझनी होंगी, क्योंकि इन्हीं से ही निकलकर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये बॉन्ड एंगल के या बॉन्ड किसमें बेसिसिटी या फिर थर्मल स्टेबिलिटी की फॉर्म में लगे। तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझने होंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में, डेट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एलिमेंट किस किस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो ये दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाती हैं, एक तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कोरिलेट करते हैं किससे, वैलेंसी से, यानी कि जो हम एटम के ऊपर की तरफ लिखते हैं +3 +2 +4, ये क्या है, उसकी वैलेंसी को डिनोट करता है कि ये कितनी वैलेंसी के साथ वहाँ एटम प्रेजेंट है। तो हम सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो से देखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डेट इज़ P3। तो इसके पास टेंडेंसी क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो P का क्या स्टेबल हमारा ऑर्बिटल हमें मिलेगा, यानी कि P6 मिलेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, या फिर वो क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जितने भी सेकेंड एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन, मतलब सेकेंड नहीं, जो भी एनर्जी शेल उसके पास है, जो हमने लिखा था NH2 NP3, ये 5 इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को इजीली 1 बाय 1 डोनेट करेगा और स्टेबल एनर्जी शेल में वहाँ वो पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव, अगर वो डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वो पॉजिटिव साइन के साथ प्रेजेंट होगा, और एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ वो नेगेटिव साइन के साथ प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। तो देख लेते हैं कौन पॉजिटिव करता है और कौन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ये समझ चुके हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो कैसे होगी और वो किस तरीके से वहाँ वो रिप्रेजेंट करेगा। तो वो क्या, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ होता है, डेट इज P3। स्टेबल करने के लिए, P6 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और हमें पता है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम उसे क्या, नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं। तो हम यहाँ नेगेटिव ऑक्सीडेशन से किस तरीके की दिखाएंगे, डेट इज M3 नेगेटिव टाइप, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मतलब और भी जितने भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते हैं। इनके भी साथ कुछ रीज़न है, ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को छोड़कर और सारे के सारे अगर हम जैसे ही अप टू डाउन जाते हैं तो हमें पता है एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबके कंपैरिजन में कैसी है, हाई है। तो यहाँ ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, यानी कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और एटम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा खींचता है, पुल करता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नेगेटिव -3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही शो कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, ठीक है। तो -3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जो एटम क्या कर रहा है, वो दूसरे एटम से ले रहा है। तो यहाँ जो टेंडेंसी डिपेंड करती है वो दूसरे एटम पर भी डिपेंड करती है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है उसको या नहीं भी दे सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो एटम है वो ईजिली 3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देता है, हमने पढ़ा है कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में डोनेट करना इतना इजी नहीं हो पाता है। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ काम कर पाता है, जो कि नाइट्रोजन क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वो नहीं भी देना चाह रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नाइट्रोजन ही क्या -3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, कैसी, जब हम इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं कहीं से, यानी कि उसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर निकालने के लिए हमें एनर्जी भी तो चाहिए, जो कि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। इसी वजह से क्या है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली नाइट्रोजन कैन फॉर्म ड्यू टू स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही M-3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। सो टेंडेंसी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एज वी गो डाउन नाइट्रोजन टू बेस में ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन साइज। आई होप कि समझ आया होगा, क्योंकि वहाँ पर साइज भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एलिमेंट नहीं शो कर पाते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर। अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये किस किस टाइप की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एक तो सिंपल यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 और NP3। सिंपल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे, या तो ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम निकालता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है, या फिर वो क्या करें इन पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, क्योंकि सेम एनर्जी सेल से बिलोंग करते हैं, इसीलिए या तो पांचों को निकाल दे तो इसलिए +5 डिनोट करेगा, अगर ये सिर्फ 3 को निकाल रहे हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, गो डाउन एज वी गो डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो वर्ड है आपका ये है कि लास्ट वीडियो में भी आया था, तो हम यहाँ पहले पढ़ लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इस इफेक्ट में ये जो s इलेक्ट्रॉन है, ये s इलेक्ट्रॉन ये किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मतलब जस्ट लाइक जब हम एंटीमनी और बिस्मुथ की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के केस में, और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्या बिस्मुथ में, क्योंकि सबसे नीचे की तरफ होता है। और इसमें है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है कि इनमें जो s इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ना तो हम ईजिली इसको निकाल सकते हैं और ना ही ईजिली बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाता है। क्यों, क्योंकि इस पर इन इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन पर ये देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ये न्यूक्लियर जो इनको क्या करता है, s इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ होल्ड करके रखता है, इसीलिए ही ये क्या करते हैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग टेंडेंसी ऑफ s इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप कि समझ आया होगा। तो इसीलिए ही इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करेंगे, अगर ये दोनों शो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो ये क्या करेगा इजीली हमें निकाल सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, क्योंकि +5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो +3 ही दिखाएगा, तो +3 इंक्रीज होती चली जाती है जैसे हम नीचे की तरफ जाते चले जाते हैं, और +5 डिक्रीज ही होगी क्योंकि नीचे की तरफ जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ वो शो करते ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट लगा के एक लाइन भी लिखी है जो कि आपको बहुत लर्न करनी होगी, जस्ट यहाँ बोल सकती हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है ओनली नाइट्रोजन कैन शो +3 to +5 ऑक्सीडेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट पूरे ग्रुप में ऐसा है जो -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -3 से +5 देख लीजिए आपकी कितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ही ये काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं -3 से +5 तो ऑलमोस्ट 7 से 8 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। और ये आपको याद रखने वाली बात भी है कि नाइट्रोजन क्या इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकता है, हाइड्राइड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन वो -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये तो कॉमन सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हमने समझाया कि वो किस किस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। और हम ये 10th क्लास से पढ़कर आए हैं कि जो भी मेटल या नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, एक्शन विद हाइड्रोजन लिख देते हैं, बड़ा हो जाएगा, एक्शन विद हाइड्रोजन। तो हम यार 10th क्लास से पढ़कर आए हैं जो भी मेटल या नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है वो क्या बनाता है, अपने सिंपल हाइड्राइड्स में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम इन सभी ग्रुप 15 एलिमेंट की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या होगी, हाइड्राइड फॉर्मेशन होगी, हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं किस किस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है जो सिंपल हाइड्राइड बनाते हैं वो क्या करेंगे, NH3, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं AH3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
तो NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SBH3 हो गया और BiH3 हो गया। तो इस तरीके के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं किसके, AHH3 टाइप के। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं जो कि ये सारे एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। ये क्या है, ये सारे ग्रुप 15 हाइड्राइड्स यहाँ पर लिखे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछी भी जाती हैं कि ट्रेंड में लगाइए बॉन्ड एंगल या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हाइड्राइड के ही बेसिस पर यहाँ पर स्टार्ट किए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट इसी के ही अंदर किसके, हाइड्राइड का ही, क्या, बॉन्ड एंगल। कि अगर आपको ये एलिमेंट दे दिया और आपसे ये कहा गया है कि इनको बॉन्ड एंगल की ट्रेंड में लिखिए, तो आप इनको कैसे बॉन्ड एंगल की ट्रेंड में लगाएंगे। ये सभी आपका जो डिनोट करता है, ये करता है क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग। तो जो बच्चा क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से पढ़कर आया होगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी समझ सकता है जो यहाँ पर कि ये बॉन्ड एंगल किस तरीके से इंक्रीज और किस तरीके से डिक्रीज करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्लास 12th में, क्लास 11th का आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ कर गए तो कहीं ना कहीं बेसिक आपका डगमगा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि इनके पास क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अभी इन दोनों का ही कंपैरिजन कर लेते हैं और सभी आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिया है और यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं, वरना तो लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा और एटम में खुद दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा है हमने हाइड्राइड लिए हैं, एक NH3 है, एक PH3 है और एक, यही दो हमने यहाँ पर एलिमेंट लिए। इनके कंपैरिजन अगर आपको समझ आ जाता है तो आप औरों को भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है ये किससे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का। इसी तरीके से यहाँ एक हाइड्रोजन का, एक फॉस्फोरस का, एक हाइड्रोजन का, एक फॉस्फोरस का। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पोलैरिटी की, कौन कौन किस किस बॉन्ड में पोलैरिटी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए ये अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा खिसक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, और हमें पता है, हम वेस्पर थ्योरी से 11th क्लास में पढ़कर आए हैं कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर और या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो आप यहाँ देख रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं इस बॉन्ड में नाइट्रोजन की तरफ खिसक चुके हैं। अब ये क्या है, ये थोड़े से यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, बॉन्ड के बीच जो स्पेस है थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू बिल्कुल एंड ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ ना कुछ पास आ चुके हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ अगर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो इस कंपैरिजन में, इस स्पेस से कंपैरिजन थोड़ा पास है। अगर यहाँ ये पास आ चुके हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। अगर ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉन्ड है ऐसे ना रहकर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो इसी को ही हम कहते हैं दैट इज बॉन्ड एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। हम PH3 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, एटम इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इतने स्ट्रांगली पुल नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉनों को जितना अभी नाइट्रोजन ने किया। करेगा, हल्का बहुत करेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सेंटर में ना होकर हल्के से इधर की तरफ हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते, हल्के से माइनर सा चेंज आता है लेकिन आता है। तो आप देखेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट ना होकर थोड़े से बॉन्ड सेंटर में है, तो इतना रिपल्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे और इतने ही ज़्यादा वो बॉन्ड को क्या करेगा, तो डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा फैलाएगा नहीं। अगर फैलाएगा नहीं तो बॉन्ड एंगल NH3 के कंपैरिजन में कम ही रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल के ट्रेंड में लगाएं तो बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या हो जाएगा, NH3 का सबसे ज़्यादा और BiH3 का सबसे कम। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बॉन्ड एंगल को हमने इस ट्रेंड में क्यों लगाया है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट की। ये हाइड्राइड के ही फैक्टर्स चल रहे हैं।
अभी एक बॉन्ड एंगल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे किसका, अब हम पढ़ेंगे बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से इंक्रीज होता है, किस तरीके से डिक्रीज होता है। ये जितने भी फैक्टर हैं सब केमिकल बॉन्डिंग से ही कोरिलेट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की ट्रेंड की बात करते हैं तो सबसे ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वो SbH3 का मिलता है, देन NH3 और इससे भी ज़्यादा Bi का मिलता है। चलिए सबसे आगे Bi लगा देते हैं, BiH3 नीचे ही लिख देते हैं ट्रेंड को। BiH3 का सबसे ही ज़्यादा, फिर Sb की बारी आती है, फिर NH3 की बारी आती है, फिर ASH3 की बारी आती है और फिर PS3 की बारी आती है। ये ट्रेंड होता है बॉइलिंग पॉइंट का। सबसे ही ज़्यादा क्या हो जाता है हमारा BiH3 का, फिर आता है हमारा SbH3 का और फिर आता है हमारा NH3 का, फिर आता है ASH3 का और फिर आता है PS3 का। तो यहाँ ये जो ट्रेंड आपका डगमगा गया है, कुछ ट्रेंड होना चाहिए था तो इंक्रीज ही करे या फिर डिक्रीज ही करे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर NH3 जो कि लास्ट में हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मतलब लर्न करने में इजी होती, NH3 क्या होता है सबसे लास्ट में आना चाहिए, जबकि ये हमारा आ चुका है बीच में। तो ये हुआ क्यों है आखिर ऐसा, हुआ क्यों आखिर ऐसा? तो यहाँ पर जो फैक्टर डिपेंड करता है वो होता है मेन फैक्टर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम सभी को पता है NH3 में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो NH3 किसकी फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए इनको ब्रेक करने के लिए होना सबसे एंड में चाहिए था NH3, ठीक है, सबसे एंड में होना चाहिए था। इसीलिए इनको ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेंड है वो NH3 लास्ट में ना होकर इनसे आगे आ गया। तो ये कुछ ट्रेंड था जो कि डगमगाया किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें देखने के लिए मिली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है N और वो जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा सा हाई हो जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और वहीं पर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, डेट इज मेल्टिंग पॉइंट, इसमें भी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग ही रोल प्ले करती है, केमिकल बॉन्डिंग ही रोल प्ले करती है। और उसमें क्या होता है, हमें मॉलिक्यूल्स में, अब भी फिर हाइड्रेट की बात करें, अब हम उसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो फैक्टर डिपेंड करता है डेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें देख लेते हैं सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता किसका है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसमें होता है NH3 का, फिर होता है हमारा SbH3 का, फिर ASH3, फिर PH3। तो ये भी ट्रेंड क्यों डगमगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सिंपल तो बॉन्डिंग सभी में ही है, सारे के सारे एटम से हाइड्रोजन जुड़े, एटम से हाइड्रोजन, एटम से हाइड्रोजन, एटम से हाइड्रोजन, लेकिन कुछ अलग बॉन्डिंग भी क्रिएट हुई है जो कि हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर अलग बॉन्डिंग क्रिएट हुई तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, अगर उसको भी तोड़ना पड़ रहा है तो हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए ही ये कुछ ट्रेंड डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि NH3 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाटर के साथ ईजिली डिजोल्व हो रहा होगा, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, डेट इज H2O। वाटर NH3 में, अगर हम NH3 में वाटर डिजोल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्शन फील करेगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इजीली क्या हो रहा है, वो डिजोल्व कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, NH3 वाटर में सबसे ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है और सारे के सारे ये अनसॉल्युबल होते हैं, ये कोई सा भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता, जबकि NH3 वाटर में इजीली डिजोल्व होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम 4 फैक्टर पढ़ चुके हैं किसके, हाइड्रेट बेसिस पर। अगर हम और फैक्टर्स की बात करते हैं, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट 5th फैक्टर की अगर हम बात करें, जस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। ये ट्रेंड में आपको लगाने के लिए बहुत ही मोस्ट कौन सा 5th फैक्टर की बात चल रही है, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि कौन इजीली हीट करने पर कौन इजीली ब्रेक हो रहा है और कौन इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है। तो थर्मल स्टेबल जो इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहा है, जो इजीली ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, स्टेबल ज़्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लगा सकते हो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ऑल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबल भी सबसे ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन कुछ ना कुछ, मतलब वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो रही होगी। वैसे होती नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो रही होगी, हम ऐसे समझ सकते हैं अपने ट्रेंड में लगाने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही होगी तो स्टेबिलिटी कैसी है कि NH3 की सबसे ही ज़्यादा, PS3, फिर AS, फिर SB और फिर BI, कुछ ये ट्रेंड होगा। लेकिन फिर भी जो इसका क्या है रीज़न है वो ये है कि ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं बॉन्ड बन रहा है या फिर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक तरफ हम लेके चलते हैं NH3 N का और H का बॉन्ड, एक तरफ हम लेके चलते हैं BI और H का बॉन्ड, BI और H का बॉन्ड, ठीक है। एक तरफ है NH का बॉन्ड और एक है BI और H का बॉन्ड। तो हमने ये पढ़ा हुआ है जहाँ पर कोई भी दो एटम कंपैरेबल साइज़ के होंगे, यानी कि सेम साइज़ के होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। सही बात है। अगर कोई बड़ा एटम ले लिया, जैसे कि एक हमने बिस्मिथ ले लिया और एक क्या हमने हाइड्रोजन ले, तो वहाँ पर बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, यानी कि वहाँ जो ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इतनी अच्छी होगी ही नहीं तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा ही नहीं। जैसे ही आपने इसको भी हीट दी, इसको भी बर्नर पर रखा, इसको भी बर्नर पर रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ईजिली ब्रेक हो, क्योंकि ये इतनी स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि वो साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पर एटम अगर हमारे जो मॉलिक्यूल है कंपैरेबल साइज के होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा, NH3 ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू BI ड्यू टू लार्ज साइज। तो आई होप कि थर्मल स्टेबिलिटी भी आपको काफ़ी अच्छे समझ आ चुकी होगी। और अगर थर्मल स्टेबिलिटी समझ आ चुकी है तो रिड्यूसिंग पावर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिड्यूसिंग पावर है क्या, जो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करता है वो क्या जाता है, वो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा शो करता है। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने देखा स्टेबल सबसे ही कम ये है क्योंकि इजीली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इजीली बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा दे रहा है और सबसे आसानी से दे रहा है। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, बिस्मिथ की सबसे ही ज़्यादा होगी, देन SB, देन AS, देन P और देन N। तो ये है कुछ रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड। तो आई होप ये जो आपके अभी तक चल रहे हैं, अभी तक ये जो आपके फैक्टर्स चल रहे हैं ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे और शायद ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को ही आगे केमिकल प्रॉपर्टी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यही टॉपिक के साथ। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ देखा है एक्शन विद हाइड्रोजन, आगे हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी भी कंसीडर करनी है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, साथ के साथ ही लर्न भी करते चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये पूछे जाते हैं विद रीज़न। आपको पता होगा तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। इनके रीजंस अगर आप साथ में समझते चले जाएंगे तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा, अब अभी के लिए भी और पेपर के टाइम पर भी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।